कल्पना कीजिए कि पुलिस एक आरोपी को शक के आधार पर गिरफ्तार करता है और उसे सच को बुलवाने के लिए एक इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। उस इंजेक्शन को कहते हैं नार्को टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आरोपी को एक सोडियम पेंटाथल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, जिसके माध्यम से जो आरोपी होता है वो कल्पनाएं नहीं कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है, षड्यंत्र नहीं कर सकता है, और जो सच्चाई होती है वही पुलिस के सामने वो बयां करता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि ये है क्या। तो इसको कहते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, एक फैसला दिया है, जिसमें उसने हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द कर नार्को टेस्ट के लिए एक नई गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। अब उस केस का नाम है अमलेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार। अब हम आपको पहले बैकग्राउंड समझाते हैं। अब पुलिस को यदि किसी से सच कबुलवाना होता है तो वो 3 तरीके से सच कबुलवाता है। पहला है नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसमें क्या करता है कि पुलिस जो है एक इंजेक्शन आरोपी को देता है और वो आरोपी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना पाता है, वो सेमी कॉन्शियस लेवल पे चला जाता है, यानी कि अर्ध अवचेतन स्थिति में। इसमें क्या होता है कि आरोपी कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना पाता है, कोई झूठ नहीं बोल पाता है और कोई साजिश नहीं कर पाता है। उसके जुबान पे, उसके दिल में जो चीजें रहती है वही उस समय वो जाहिर करता है। दूसरा है पोलियोग्राफी टेस्ट। पोलियोग्राफी में क्या होता है कि आरोपी के बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को और उसके ब्लड प्रेशर को स्टडी किया जाता है, यानी कि वो कब झूठ बोल रहा है, कब सही बोल रहा है, इसके आधार पर उसके सच का पता लगाया जाता है। तीसरा है आपका माइंड मैपिंग टेस्ट। माइंड मैपिंग टेस्ट में आपका जो माइंड है उसके वेव्स अलग अलग बनते हैं, इस आधार पे पुलिस सच का पता लगाती है। लेकिन इन तीनों में सबसे प्रभावी अगर देखा जाता है कि नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आरोपी को शरीर के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम होता है सोडियम पेंटाथल। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो पुलिस जो है आरोपी को इंजेक्शन देती है, तो क्या ये संवैधानिक है? क्या कोई भी किसी भी पुलिस वाले को ये अधिकार है कि नार्को टेस्ट के बहाने किसी के भी दिमाग में इंटर कर क्या चल रहा है वो जानने का प्रयास करे? तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, वर्डिक्ट दिया है, और वो एक केस की सुनवाई कर रहा था। उस केस का नाम है अमलेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार। अब देखिए वो किस आधार पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन का नाम है सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन कुछ नार्को टेस्ट को लिए लेकर दिए थे, और साथ में उसने यह कहा कि ये नार्को टेस्ट जो होता है वो आर्टिकल 20 का उल्लंघन है। अब आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि भूतपूर्व विधि से संरक्षण, यानी कि जब तक कोई संविधान में या विधि में, कोई कानून में अपराध की श्रेणी में कोई घटना नहीं आती है, तब तक उसे आरोपी या अपराध नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि यदि मान लीजिए आज 2026 चल रहा है, तो आज किए गए घटना के लिए 2027 में कोई कानून बनाकर उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। अब इसी में आते हैं हम आर्टिकल 20 क्लॉज 2। इसमें कहा गया है कि दोहरी सजा के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि एक बार घटना, एक बार अपराध का एक ही बार सजा मिल सकता है। हालांकि विभाग चाहे तो अपने स्तर पर दोहरी सजा दे सकती है। इसमें तीसरा और सबसे प्रभावी क्लॉज जो इस पूरे केस से संबंधित है वो है अपने ही विरुद्ध गवाही से संरक्षण, यानी कि संविधान के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं कर सकता है। तो नार्को टेस्ट में क्या होता है? नार्को टेस्ट में होता है कि जब नार्को टेस्ट में उसको इंजेक्शन दिया जाता है तो उस व्यक्ति का जो दिमाग होता है अर्ध अवचेतन स्थिति में चला जाता है, यानी कि सेमी कॉन्शियस माइंड लेवल पे चला जाता है, और वह कोई भी झूठ या तथ्य या विचारों को सुरक्षित रखने का उसके पास कोई आधार नहीं होता है और वो सच बोल देता है। ठीक है, और इसीलिए यह उसके आर्टिकल 20 का उल्लंघन है कि वह कैसे अपने ही विरुद्ध गवाही दे सकता है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया है, हाई कोर्ट के जजमेंट को रोक लगा दिया है और एक नई गाइडलाइन दिया है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो
सुप्रीम कोर्ट एक केस डिस्कस कर रही थी, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 में। इस केस में संविधान के रक्षण के लिए 3 कॉन्सेप्ट, एक ट्रायंगल बताया गया था। पहला आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19। इन 3 आर्टिकल के आधार पर मूल अधिकार की रक्षा करने की बात करती है। तो आर्टिकल 14 हम कहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार। और आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू स्पीच ऑफ फ्रीडम यानी इसमें बोलने का भी अधिकार है और चुप रहने का अधिकार है। लेकिन जो नार्को टेस्ट होता है इसमें से 2 आर्टिकल को ये ध्वस्त करता है। पहला आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी भी है, यानी कि कौन हमारे मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर पुलिस को झांकने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि ना ही वो पुलिस किसी के दिमाग को स्टडी कर सकती है या उसके विचारों को चुरा सकती है। तो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हुआ और साथ में उसके जीवन जीने का भी अधिकार उल्लंघन हुआ, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सोडियम पेंटाथॉल नाम का इंजेक्शन दिया गया और उसके जीवन पे कोई खतरा आ गया तो एक तरीके से उसकी राइट टू लाइफ को भी छीना गया। और साथ में जैसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार उसी तरीके से व्यक्ति को चुप रहने का भी अधिकार है, ये आर्टिकल 19 में कहा गया है। तो इन्हीं सब ट्रायंगल को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में नार्को टेस्ट को रोक दिया है। अब देखेंगे हम लोग इस नार्को टेस्ट को रोकने के बाद सरकार ने और क्या तथ्य बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नार्को टेस्ट स्वयं से कराना चाहे तो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना हो ये उसकी सहमति पे होना चाहिए, और साथ में नार्को टेस्ट के लिए एक लीगल टीम और एक मेडिकल टीम के प्रेजेंस में इस पूरे प्रोसेस को किया जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि इसके लिए उस आरोपी का वकील का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नार्को टेस्ट में यदि कोई व्यक्ति अपने किए गए आरोप को स्वीकार भी करता है तो उसको एक सबूत के रूप में कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी कि यदि पुलिस आपसे जबरदस्ती मार पीट कर या नार्को टेस्ट से आपको किसी अपराध के लिए आपकी गवाही करवाता है तो वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि कोर्ट उसको सबूत के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जिसमें हम नार्को टेस्ट के संबंधित पॉइंट ऑफ व्यू को हमने एक्सप्लेन किया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा आप किस कानूनी और सामाजिक मुद्दे पर डिस्कस करना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय दें कि हम अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाएं। इसके साथ ही यदि आप दीप जेएस फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें दीप जेएस फाउंडेशन, मोहल्ला सीताराम गौरीशंकर घाट, आजमगढ़।